नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में वोटिंग हो गई और अब तो सबको इंतजार है 14 नवंबर का, यानी कि परिणाम के दिन का बिहार का क्या फैसला रहता है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल को कई बार राजनीतिक दल खारिज करते हैं और कभी उससे से जश्न भी मना डालते हैं। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जब ईवीएम से बाहर आएगा तो हमें यकीन उसी पे करना चाहिए। लेकिन एक अलग तरह का एक ट्रेंड मीडिया हाउसेज में और इसमें चला है कि पब्लिक इस गैप को भरने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट मानिए या कुछ वस्तु स्थिति क्या है उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। और एजेंसियां भी वही काम करती हैं कि आपको अवगत कराया जा सके कि वहां ट्रेंड क्या चल रहा है। कई बार एग्जिट पोल धराशायी होते हैं, कई बार सही भी निकल जाते हैं। एग्जैक्ट सीटें तो नहीं कही जा सकती, लेकिन आसपास आ जाते हैं। बिहार के इस परिणाम को लेकर के क्या कहना है, हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं। विनीत बंसल साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। रविकांत जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जयपुर राजस्थान से हैं। सभी विश्लेषक हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो बताएंगे कि एग्जिट पोल की क्या बातें हो सकती हैं और अगर एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई भी दे रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, अगर इन पे यकीन भी किया जा सके तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। मैं रविकांत जी सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा, क्योंकि आप बिहार से जुड़े हुए हैं, वहां की वस्तुस्थिति ज्यादा बेहतर आप ही समझा सकते हैं। एग्जिट पोल के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के क्या व्यूज आ रहे हैं? एग्जिट पोल के बाद पॉलिटिकल पार्टी का व्यूज तो अलग अलग ही आ रहा है। जैसे तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई फर्जी ओपिनियन पोल और यहाँ तक कह दिया है कि जो सरकार लिखकर या अमित शाह लिखकर देते हैं वही ये लोग चलाते हैं और ये लोग सुनाते हैं, यहाँ तक कह दिया है। आरोप लगाया उन्होंने, आरोप लगाया है। और भाजपा वालों से जब बात हो रही थी, भाजपा के नेताओं से, तो उनका साफ कहना था कि ओपिनियन पोल में तो उनके पार्टी के हारने की बातें कही है, मगर राघोपुर से भी वह हार रहे हैं, भाजपा नेताओं का जो कहना था। और बात करें हम अगर उसमें और भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो जनसुराज बोल रही है कि ये ऐसा कोई ये पूरी तरह से मजाक है, गलत है। उनके जो सीनियर लीडर हैं वो तमाम लोग वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये लोग बार बार गलती करते हैं और इस बार भी गलती की है। साफ तौर पर ये जो मुख्य जो घटक दल हैं जैसे एनडीए, इंडिया अलायंस और एक घड़ा जनसुराज है, तो इन लोगों का इस प्रकार का अपना कहना है। वहीं भाजपा के उप मुख्यमंत्री अगर हम बात करें कि सम्राट चौधरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका साफ कहना था कि तब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत हो जा रहा है, या फिर इलेक्शन का परिणाम अगर गलत हो जा रहा है तो उन सभी राज्यों में पहले चुनाव करा लें। जैसे जो स्टेट में भाजपा हार रही है या हार गई है तो इलेक्शन कमीशन पर नहीं भरोसा है तो वहां से रिजाइन कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन गलती से वो रिजल्ट दे दी है। तो ये सम्राट चौधरी का कहना था भाजपा की ओर से। वहीं तेजस्वी यादव का जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो सीधे तौर पर ओपिनियन पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। ओपिनियन पोल को कुछ मानते ही नहीं है वो। जी क्योंकि वोट डाल के जो लोग निकलते हैं उनके व्यूज जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, और एक सैंपल होता है उसके अंदर कि इतने लोगों से हमने बातचीत की है और बातचीत कहाँ पहुंच रही है। कम सैंपल होता है। और कई और भी पॉलिटिकल एनालिसिस जो कर रहे थे वो बता रहे थे कि 1% से भी उसकी संख्या कम होती है, वह यह भी बता रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की बात हो रही थी। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे थे कि हालांकि एग्जिट पोल पे हम यकीन नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल पोल भी यही हुआ है जो दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का यहाँ बिहार में कहना है कि एक्चुअल पोल और एग्जिट पोल आसपास की बात है। हालांकि कुछ नेताओं से जैसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि यकीन करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेंड मीडिया में जो आ रहा है वही उसके आसपास ही रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस वजह से हमें किसी तरह का कोई संदेह दिखाई नहीं दिखता। खैर चलिए, विनीत बंसल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या मानना है कि एग्जिट पोल्स पे कितना यकीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम पिछले कुछ चुनावों में देखें तो हम पाएंगे कि जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट नहीं रहता है और इनमें काफी उतार चढ़ाव आ जाता है और एक ट्रेंड मैनेज भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल चुनावों में जिस तरीके से वोट मैनेज किए जाते हैं, पार्टीज हर हथकंडा अपनाती हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल्स तो ये नहीं होते हैं, बहुत कम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के हिसाब से हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि 68% वोटिंग में 68% लोगों ने क्या वोट दिया। इसमें एक और चीज देखने में आई है सर, कई बार जैसे मैं वोट दे के आया हूं
और जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आज सजग मतदाता हूं, तो कई बार क्या होता है सर, मैं सामाने के लिए भी, मतिभ्रम करने के लिए भी, एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए मैं किसी और चुनावी पार्टी का नाम ले देता हूं जिस मैंने वोट नहीं दिया होता है। तो मेरा बिहार में कोई बहुत और रीजन है, जैसे भी आप आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी 3-4 मुख्य रीजन रहे कि ये क्यों इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ और इसके क्या मानने हैं। लेकिन जहां तक हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो ही एनडीए जीतती हुई दिख रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो 122 का बहुमत चाहिए, और जो पोलिंग पोल्स हैं वो 125 130 दिखा रहे, 2-4 को छोड़ दे जो 180 और 170 तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संशय पैदा करता है, कांटे की टक्कर है, ये मानना चाहिए। ऊंट किसी भी करवट बैठता है इस बार, और जो थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं 20 साल का एंटी इनकम भी कहीं ना कहीं जोर मार जी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और आजादी के बाद में ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी वोटिंग बिहार में हुई है। मैं इसके लिए वापस से रुख करना चाहूंगा। और रविकांत जी, वोटिंग अच्छी हुई है, वोटिंग अच्छी से कुछ फर्क पड़ सकता है? विनीत सर का मानना है कि कई बार इस तरह की स्थिति भी बनती है कि एंटी इनकम्बेंसी लोग बाहर निकल करके आना चाहते हैं, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो यानी कि एनडीए के खिलाफ वोट हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल पे यकीन करें तो वहां पे एग्जिट पोल सरकार वापस बना रहा है, यानी कि नीतीश को एक पारी खेलने का और मौका दे रहा है। देखिए, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लेकर नहीं है, नीतीश कुमार को लेकर कोई उतनी बड़ी कटाक्ष भी नहीं हुई है। मगर हम बात करें मत प्रतिशत बढ़ने का, तो उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वह है एसआईआर। एसआईआर में जो कुछ मतदाताओं को हटाया गया, जैसे पहले बचे हुए रह जाते थे, तो उसमें जब वो जुड़ते थे तो ऊपर नीचे मत प्रतिशत में जब परसेंटेज निकालेंगे तो ऑटोमेटिक घट जाएंगे। तो जो लोग यहाँ के वोटर नहीं थे, या 2-2 जगह वोटर थे, या उनका निधन हो चुका था, तो जब उसमें जो बड़ी तौर पे छटनी हुई तो उसमें मत प्रतिशत में ये हुआ कि भाई 100 आदमी में इतना आदमी वोट दिया, 70 आदमी ने वोट दिया, यहाँ 67 आदमी ने वोट दिया बिहार में 100 में, यानी 2/3 मत प्रतिशत यहाँ वोटिंग हुई है। अब ये कहना कि मत प्रतिशत में 8-9% का इजाफा हुआ है, या इतना भारी संख्या में लोग मत देने निकले तो सरकार बदलने के लिए, तो 2010 में भी निकले थे लोग, 2015 में, 2020 में भी वो संख्या थोड़ी बढ़ी हुई थी। और जहां तक बात नीतीश कुमार का है तो विपक्ष ने मोदी, शाह, भाजपा, संघ, इन सभी को घेरते रह गई है, नीतीश कुमार को उतने मोर्चे पर नहीं घेर पाई। जैसे हम बात कर लें कि वो मुद्दा आधारित चीजों पर नहीं घेर पाई है, वो उसका हो सकता है कि उसका बेनिफिट नीतीश कुमार को मिलते हुए नजर आए। और वर्तमान सरकार जो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं वो वास्तविक में कई बार गलत होते हैं, मगर हम ये देखे हैं कि ज्यादातर बार सही होते हैं। और जो बिहार में जो मत प्रतिशत दोनों पार्टी का जब जोड़िएगा, एनडीए हो या फिर महागठबंधन का पिछले चुनाव का, और उससे पिछले चुनाव का, और उससे पिछले चुनाव का, तो आप पाइएगा कि पिछले बार तो 72.5% में दोनों ही थे, 36.26 और 36.23 एनडीए का और महागठबंधन का था, काफी कम अंतर था। मगर इस बार घटक दल की संख्या की बात करेंगे तो दोनों में उलटफेर हुआ है, वीआईपी इधर थे, इस बार उधर है। और बात करें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का, तो इनके पास एक अच्छा मत प्रतिशत है, वह एनडीए के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर। और जो 10,000 रुपया लास्ट में नीतीश कुमार ने दिया है, महिलाओं की संख्या जो बम्पर वोटिंग हुई है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। और हमें भी ये व्यक्तिगत तौर पर अब ये कहना कितना सही होगा नहीं होगा, नीतीश कुमार को लेकर आश्वस्त हैं कि उनकी मर्जी से ही यहाँ पर सरकार बनेगी। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अपने अंदाज वाले नेता हैं, और राजनीति में कोई किसी का स्थायी विरोधी और दोस्त नहीं होता है। जैसे जिसको जो अवसर मिलता है उसे बुलाने की हर कोई कोशिश करता है। नीतीश कुमार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी बल्ले बल्ले है। अगर एनडीए को मेजोरिटी मिलती है तो जाहिर है कि वो फेस में, और बातें यहाँ तक चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 की पार्टी भी बन सकती है, आ रही है बात निकल। जी देखिए, वो तो खैर रिजल्ट पे होगा जी, पर हाँ ये बात सही है कि वोटिंग ज्यादा होने से नींद भी उड़ा देती है पॉलिटिशियंस की, और किसी को राहत भी दे देती है। और तो इसका एक क्रेडिट प्रशांत किशोर को भी जाता है कि उन्होंने बेरोजगारी और पलायन की बातें उठाई है। हम बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते कि 9% में ही उनका योगदान है, मगर निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जागरूकता के लिए ही बोला कि आप हमारा उम्मीदवार गलत हो तो उसको हरा दीजिए, इतनी हैसियत और इतनी नैतिकता किसी भी न पॉलिटिकल पार्टी में है, न किसी नेता में है,
न किसी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चलते हुए किसी संदर्भ में ये नजर आता है कि कोई ये बात कोई मंच से कह सके, अपने उम्मीदवार के प्रचार में गए हुए कोई उसके नेता कह दे। बिल्कुल, अभी क्योंकि वाजपेयी इसके लिए आडवाणी कद के दौर में होता होगा, बिल्कुल नेहरू के दौर में बिल्कुल अभी नहीं। रविकांत, आप सही कह रहे हैं। जी। इसके लिए कद बड़े होने के साथ साथ दिल भी बड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं वापस से बिल्कुल बिल्कुल विनीत सर का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है कि बड़ी बात यह है कि 9% मतदान ज्यादा हुआ है वहां पे पहले से, तो एक बहुत बड़ा जंप कहूंगा। 9% में तो 9% में तो पार्टियां इधर की उधर हो जाती हैं, ये तो एक बड़ा जंप है। तो इसकी वजह एक फ्री बीज स्कीम्स हो सकती हैं, जैसा अभी रविकांत कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी ने भी जो अवेयरनेस वहां फैलाई है, वो भी एक बड़ा कारण है। इसमें मुख्यतः 4 बिंदु हैं। 2 बिंदु हम कवर कर चुके अब तक के शो में कि जनसुराज पार्टी का आना अपने आप में बिहार के नव मतदाताओं को, जो युवा मतदाता है, जो कई बार लगभग 3.5% लोग जो इस बार पहली बार वोट देंगे। और अभी आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में, 5 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पिछला कार्यकाल रहा है, बिहार से पलायन कम हुआ है। जैसे मास लेवल पे जो पलायन पहले हुआ करता था वो नहीं है। तो जो बच्चा वहां रुका हुआ है, वहीं से पढ़ रहा है, वहीं की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, वो वोट देगा, उसने दिया है। कहीं ना कहीं जनसुराज ने वो मोबिलाइजेशन का काम किया है यूथ का, नंबर 1। दूसरा, हम देखते हैं जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, तो ये इसने एक बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि महिलाएं जो है वो बहुत जैसे कहते हैं कि एक सामाजिक स्तर पर एक सुदृढ़ भूमिका निभाती हैं। और इस बार जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा। तीसरा एक सबसे बड़ी बात अगर गौर फरमाएंगे तो जो डेट्स दी गई थी 6 नवंबर, और आप देखेंगे जस्ट दिवाली के बाद, और दिवाली कब की थी? 21 की दिवाली थी, उसके बाद छठ पूजा 26 से 27 की थी। और जब पूरे देश से बिहार का मजदूर वर्ग जब बिहार पहुंचता है, तो वो कम से कम एक महीने के लिए जाता है, 5 दिन जाके वापस नहीं आता है, क्योंकि भाड़ा लगता है, किराया लगता है, तो वो अपना घर परिवार देखता है, अपना झोपड़ा देखता है, अपने सगे संबंधी देखता है। इस बार वो रुका, और रुकने के बाद नब्ज टटोली, और कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि जो बिहार में चेंज उसको देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं वो वोटिंग तक रुका। और ये डेट्स जो चुनाव आयोग ने दी, कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखा, इसका भी एक फैक्टर रहा। चौथी चीज जो नगण्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना रोल अदा कर रही है बिहार इलेक्शंस में। इस बार के इलेक्शंस में इस चीज को मानना पड़ेगा कि छुपा हुआ वोटर, जो जिसे कहते हैं ना कि वोलेटाइल, जैसे अभी सर ने कहा, रविकांत जी ने, कि चिराग पासवान का जुड़ना भाजपा से, तो वो एक युवा चेहरा है। और एक सबसे बड़ी बात जो आरजेडी के अगेंस्ट जा सकती है, लालू प्रसाद का भ्रष्टाचार और तेजस्वी का 9वीं फेज, जिसको बीजेपी ने बहुत ज्यादा प्रचारित किया, और कांग्रेस की उदासीनता। जब देखेंगे बिहार इलेक्शन हो रहे थे, तो कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा उसमें प्रचार करने में पार्ट नहीं लिया। आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी यादव के कंधों पर पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा था महागठबंधन का। तो कहीं ना कहीं ये 8-9%। और एक सर चीज और जो मैं बोलना चाह रहा था, एक दिन पहले जो बम विस्फोट हुआ दिल्ली में, सर क्या होता है, कई लोग उदासीन हो जाते हैं, नहीं जाते हैं वोट, इसीलिए देखिए 68% है, 100% नहीं है। तो जो 32% था वो 35% हो सकता था। कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा भी एक मुद्दा रहा है, और लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस किया है कि हाँ, क्योंकि जैसे ही कोई बम विस्फोट होता है, सर मैं ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक अपनापन, देश को लेकर एक सतर्कता वो जुड़ती है। इसका भी प्रजातंत्र में, इतने बड़े त्योहार में, पर्व में कहीं ना कहीं रोल है। तो ये फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं 8-9% का जंप हमें दिलाया। एक मुद्दा नहीं होगा, मैं ऐसा मानता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने में कई फैक्टर्स काम करते हैं, और उनमें से कुछ कारण ये भी हैं। फ्रीबीज स्कीम्स के साथ साथ अवेयरनेस के लिए जैसे मोटिवेट किया गया कि आप आइए वोट डालिए। राजनीतिक दलों ने भी, क्योंकि जब बराबरी का मुकाबला होता है तो काफी ताकत लगानी होती है। ताकत तो तभी एहसास होगी जब ईवीएम तक आपका तैयार किया हुआ मतदाता पहुंचे। वह कोशिश सबने की है। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। श्याम जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि एग्जिट पोल को आप कितना खरा मानते हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो एग्जिट ही होता है। जनता ने जो पोल किया है और उसका क्या किसके प्रति विश्वास होगा, वो तो 14 तारीख को सामने आएगा। हरियाणा में एग्जिट पोल का बहुतों ने खुशी मनाई थी, उसके बाद हुआ क्या था। इसलिए एग्जिट पोल की तो इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एग्जिट पोल किस कारणों से होते हैं, सबको पता है अंदर से क्या होता है, नहीं होता। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल, आजकल एग्जिट पोल को लेकर के मैं सेक्रेटरीट में था, तो एक सज्जन ने कहा कि एडजस्ट पोल भी होता है ये। देखिए, वो तो देखिए बहुत सारी चीजें सत्ता के साथ बहुत चीजें चलती है, वो चलती है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि हरियाणा में सत्ता के साथ नहीं चल रही थी, कुछ और के साथ चल रही थी। तो देखिए, बहुत परिस्थितियों के अनुरूप
क्योंकि हम कितने लोगों से संपर्क में हो पाते हैं, सारे मतदाताओं से संपर्क हो नहीं पाता। अब किससे किस तरह की स्थितियां होती है वो बहुत सारे देखिएगा। 17 एग्जिट पोल में अभी तो नीतीश कुमार और बीजेपी को आगे भी दिखाया गया है। देखिए मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस प्रचार प्रसार में जिस जोश से आना चाहिए था वो नहीं आ पाए राहुल गांधी, तेजस्वी के पीछे छोड़ दिया। सही बात है। अब लालू प्रसाद के पुराने भ्रष्टाचार के मामले तो सामने थे, लेकिन फिर उसके बाद अब आपके सामने सरकार भी बनाई उनके साथ मिलकर के। तो अब आरोप जो लगा रहे थे, मैं कह रहा था आरोप लगाने के पहले आप ये भी सोच लेते सरकार भी बना चुके हो। तो ऐसी स्थिति में अब अभी मौजूदा मुख्यमंत्री जी अब की स्थिति क्या होगी ये तो देखिएगा जब काउंटिंग आ जाएगी सामने, और भाजपा की स्थिति ठीक ठाक होगी। और छोटे दलों का चिराग पासवान की बात कर रहे थे, उनके पिताजी तो हमेशा सत्ता के साथ रहते थे, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब चिराग पासवान किस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे, मुझको कुछ तो दो, कुछ ही देने की स्थिति नहीं बन रही थी। तो इसलिए कह सकते हैं देखिएगा कि जो इस तरह से अभी मौजूदा स्थिति में ये बात सही है कि भाजपा सत्ता में होने के बाद, और जिस प्रकार से भी दिल्ली बम ब्लास्ट की बात कर रहे थे, तो पता नहीं क्या कारण रहे क्या नहीं रहे। इस दिन बम चला, बम विस्फोट हुआ और दूसरे दिन मतदान था। प्रधानमंत्री जी पे चले भी गए भूटान, उसके बाद वहां से उन्होंने प्रतिक्रिया जारी की और आज मिलके भी आए। लेकिन देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो कह रहे थे पूरी तरह से दिल्ली सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। एक विस्फोट ने बहुत सारी चीजें सामने लाके खड़ी कर दी कि उस जगह लाल किले के सामने अगर विस्फोट हो जाता है, देखिए ये बात सही है कि अब मतदाताओं के ऊपर कितना फर्क, किस तरह की स्थिति आएगी, ये तो जब मतदान के बाद जब काउंटिंग आएगी सामने जब मालूम पड़ेगा। लेकिन देखिए मैं कह सकता हूँ प्रशांत किशोर जिस तरह से शोर शराबा कर रहे थे, बहुत बड़ी स्थिति पैदा नहीं कर पाएंगे। वो शायद 10-20 सीट नहीं, लेके आ लेकिन जाए ये तो माना बहुत। जा रहा है कि श्याम जी, ये माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में उनका भी काफी रोल रहा है। देखिए परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज तो जब इतनी सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ता है। और अब मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार की चीजें हो रही है, अब क्योंकि देखिए अब देखिए अभी कह रहे थे चुनाव आयोग ने बहुत तरीके से तारीखें तय की। अब देखिए तरीके किस तरह से, वो तो राहुल गांधी रोज आरोप लगाते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन स्थितियां बड़ी अलग तरह की बिहार की है। अब बिहार में कितना शासन रहा और किस तरह की स्थितियां आप कह रहे हैं हमने विकास की गंगा बहा दी, तो फिर आपको अब आने वाले समय में और कितनी गंगा बहाओगे पता पड़ेगा। केवल जब चुनाव होता है तो बहुत सारी चीजें सामने रखते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाती, कहाँ चली जाती पता नहीं, प्रधानमंत्री जी बोल के चले जाते हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि वापस आ डबल गए तो इंजन, भूटान से। देखिए नहीं वो तो आ गए, वो तो देखिए प्रधानमंत्री जी का तो मैं नहीं कह सकता, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि बिहार में इंडिविजुअल किसी का शासन नहीं आएगा, आपको जोड़ जाड़ के सरकार बनानी पड़ेगी। और देखिए उसमें तो कोई तेजस्वी संदेह की नहीं है। स्थिति, देखिए गठबंधन और एनडीए यानी कि अलायंस जिस तरह के किया है, सबने वैसे ही किया हुआ है। पूरी सीटों पे कोई चुनाव लड़ा नहीं, सर्वाधिक सीटों पे आरजेडी ने चुनाव लड़ा 143 पे। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीट पे हैं। अगर बीजेपी पूरी सीटें भी जीत जाती है तो भी सरकार अपने बूते नहीं बना सकती, या अगर आरजेडी जीत जाती है तो भी अपने बूते सरकार नहीं बना सकती। सहयोग तो किसी न किसी का लेना होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे अलायंस का स्ट्रक्चर अब बन चुका है और जो सीट शेयरिंग हुई है उसके बाद में तो कोई रास्ता बचता ही नहीं है कि हाँ। लेकिन यह है कि मेजोरिटी में आने के बाद क्या कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि कौन किसका सगा हो, कौन किसका विरोधी हो। यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नीतीश को लेके ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे जब तक तो चेहरा ठीक है, नहीं तो फिर वो दूसरे भी रास्ते तलाश सकते हैं। खैर ये 14 तारीख को जब हम रिजल्ट आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे। हमारे साथ विनीत जी और रविकांत जी बैठे हुए हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना क्या संकेत देता है? कि कई बार क्या वोटिंग परसेंटेज सत्ता के खिलाफ भी जाता है, सत्ता के पक्ष में भी जाता है। लेकिन सत्ता वाले अब कह रहे हैं कि भाई जब परसेंटेज बढ़ा है हमारे कारणों से बढ़ा है। अब देखिए वो तो 14 तारीख को जब काउंटिंग हो जाएगी, अब देखिए अब मुख्यमंत्री जी रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं। भाजपा के पास सही तरह की स्थिति आ गई तो बाकी के मिला करके वो भाजपा अपना शासन लाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री इस बार खुद का बनाने के प्रयास करेगी। चले नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया हो,
लेकिन मन में कसक तो है आज भी प्रधानमंत्री और अमित शाह के कि हमारा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन पा रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। अब किस तरीके से, और देखिए राजनीति का खेल बड़ा अलग तरह का है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, जिसके खिलाफ आप सब कुछ कर रहे थे उसको साथ लेके बैठ गए। तो बहुत सारी परिस्थिति में जब अभी मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ताना बाना बोल रहे हैं, क्योंकि चाचा भतीजा एक हो जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना, क्योंकि कांग्रेस का तो सारा है, कांग्रेस कितने जीतेगी, कांग्रेस बहुत ज्यादा आएगी नहीं। और जिस प्रकार से शोर शराबा बिहार में मचाया था कांग्रेस ने, वो मुझे दिखा वोटों के टाइम भी राहुल गांधी इतने परफेक्ट तरीके से बिहार में क्यों नहीं आ पाए, मुझे नहीं पता किस तरह की स्थितियां बनी। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया और देखा कि 146 पे आरजेडी लड़ी है, कांग्रेस 59 पे लड़ी है, अब बताओ सही। नहीं 59 पे लड़ी है। तो अब ऐसी स्थिति में, और 20 पे सीपीआई और वगैरह लड़ी है, तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस कितनी जीतेगी, क्या स्थिति बनेगी पता नहीं। तो ये बात है कि अब देखिए जनता ने जो फैसला किया होगा, जनता स्थायी सरकार चाहती होगी तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एनडीए का गठबंधन सत्ता में आ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने साधन संपन्न लोग थे, उन्होंने ठीक ठाक स्थिति भी की, बहुत सारे। अब ओबीसी भी तो बहुत कम आएगा, एक आध दो सीटें लेके आ जाए तो ठीक है, बाकी तो मैं कह सकता हूँ कि एनडीए की स्थिति करीब करीब ठीक लगती है। अब मौजूदा मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे वो अलग बात है, परिस्थिति के अनुरूप निर्णय चलिए मैं करेंगे। वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा आपके पास में। रविकांत आपके पास में आना चाहूंगा मैं। खैर चलिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा क्या रहेगा, लेकिन सियासी गलियारों में कुछ चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार ही पारी खेलेंगे, या फिर आगे की संभावनाओं पे भी सारे यानी कि प्लान 2, उस पे भी कुछ चर्चाएं हैं वहां पे। देखिए चर्चाएं तो बहुत है, और श्याम सुंदर जी ने ये बातें सही कही कि भाजपा के नेताओं में ये कसक है। तो कसक रहते हुए भी वो कसक ही रहेगी। अगर वो अपना इच्छा भी अगर प्रबल कर दिए तो फिर जी भाजपा भाजपा विपक्ष में चली जाएगी। एक दिन नहीं लगेगा इस्तीफा और शपथ होने में, और तुरंत तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए हम लोग को दिख जाएंगे। इसलिए अगर थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया गया, या अभी अभी जो सीट बंटवारे के समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कुछ सीटों को लेकर, जो नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की थी, उस वक्त ही गठबंधन मतलब ये पक्की तौर पर थी। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने नेताओं को जो सिंबल दिया था वो वापस ले रहे थे कि कुछ कुछ बातें उधर से हुई थी, नीतीश कुमार नाराज हुए थे। तो वो तो बैठे हुए ही हैं, चाहे अभी लाख नकार लें। जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आरजेडी की सीटें फाइनल हो जाएगी, तो फिर आरजेडी को भी ये आशा रहेगा कि नीतीश जी इधर आएंगे। और नीतीश जी आज भी उधर ही हैं। वो 24 लोकसभा में जब उनकी नाम की घोषणा नहीं हुई, इसलिए वो इधर आए। वो इसलिए नहीं आए बहुत स्वेच्छा से और बहुत चीजें नहीं होकर नहीं आए थे। उनकी इच्छा तो, अब अगर वो स्वस्थ रहते तो 29 में हम कुछ और देखते। इसलिए नीतीश जी को अभी भाजपा को ज्यादा परेशान करना चाहेगी, या कोई भी पार्टी। और अभी स्वास्थ्य का हवाला तो दिया ही जाता है, मगर अभी वर्तमान में नीतीश कुमार को कोई भी अगर छूना भी चाहेगी राजनीतिक रूप से, तो फिर उस पार्टी के लिए समस्या है। नीतीश कुमार के लिए कोई समस्या नहीं है जब तक उनकी सांसें चल रही है। यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है कि सत्ता की चाबी तो नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। इस पर विनीत जी के पास में जाना चाहूंगा। विनीत जी, चारों तरफ दोस्ती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के लिए पासवान भी इसी कैटेगरी के नेता थे, सरकार में वो बने रहते थे, सरकार किसी की हो, लेकिन पासवान हमेशा मिनिस्टर रहते थे। तो यहाँ पे भी बीजेपी को और ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। अभी भी रिजल्ट के बाद भी कई तरह की संभावनाएं बता रहे हैं, जैसे रवि कह रहे हैं कि बिहार में तो कुछ नहीं तो अलग भी हो सकती है। योगेंद्र सर, पासवान जी रहते थे और नीतीश कुमार रखते हैं, इसमें अंतर है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल अंतर है। नीतीश जी रखते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष को खुद तक चुनते हैं। पासवान जी के सामने वही ये मैंने वाला कहा कि ऑप्शन है। सत्ता की चाबी, हाँ, सत्ता ठीक की है। चाबी तो नीतीश के पास ही है। मैं बस ऐसे ही सेंटेंस को थोड़ा क्लियर किया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ओ नहीं निश्चय। मैं यही कहना चाहूंगा नीतीश जी के लिए, जब ये लोकसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा के 240 जो सीट थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली के भाग छीका टूटा वाली स्थिति थी। जो टीडीपी है उन्हें तो सपोर्ट दिया ही, नीतीश जी का भी सपोर्ट में उपापोह था कि देंगे कि नहीं देंगे। दिया क्योंकि मोदी जी नीतीश जी को मैनेज कर पा रहे हैं ऐसा दिखता है। अगर अमित शाह जी को मैनेज करना होता तो नहीं कर पाते, ये भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा आज भी महाराष्ट्र से सबक सीख चुकी है। एक बहुत पुराना अलायंस शिवसेना टूटा, और आज भी महाराष्ट्र में चाहे कितना भी आप कुछ कर लें, आज भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बीजेपी के पास से चला गया। जो उसका कोर वोटर था वो बढ़ गया जगह जगह। ये गलती भाजपा
बिहार में नहीं करने वाली। भाजपा को पता है कि मलाल जो हम बात की, हम पूर्ण रूप में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, तो कई बार होता है जब समय और समय काल परिस्थिति होती है तब हम आएंगे। लेकिन हाँ, भाजपा एक महत्वाकांक्षी पार्टी है, जो मुख्य नेतृत्व है वो बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आना चाहेंगे। और अगर नीतीश कुमार जी, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि अगर सरकार आती है तो नीतीश कुमार जी ही शपथ लेंगे। उसके बाद 6 महीने साल भर सवाल देके कोई जेडीयू से और उप मुख्यमंत्री भाजपा से हम देख रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये सरकार आती है तो। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं, ये बहुत, क्योंकि पिछली बार मैंने जो नोट किया 10% सीटें ऐसी थी जहां विनिंग मार्जिन 10,000 वोटों से भी कम का था, और बिहार एक काफी ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की तरह, तो आप एक एक जिले में देखेंगे 30-30 लाख वोटर है, 35-35 लाख वोटर है, तो सोचिए आप उसमें 10,000 का अगर विनिंग मार्जिन है तो हम एग्जिट पोल को एग्जैक्ट तो 10,000 नहीं भी कह नहीं, सकते। हजार शर्मा हजार जी ने कहा विनिंग मार्जिन और कम था। नहीं, 10,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। 1000 तो है, वो बहुत है। 10,000 वाले 10% आ रहा हूँ, बिल्कुल 10,000 से कम के मार्जिन के 10% सीटें थी, यानी 24 से 25 सीटें। तो इसलिए हम अभी बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। युवा एनडीए के साथ नहीं है बिहार का, ये दिखता है, साफ दिखता है। अब वो जनसुराज के साथ जाएगा कि आरजेडी के साथ जाएगा। पुराना बीजेपी का परंपरागत वोट, अगड़ों का वोट और महिलाओं का वोट, ये बीजेपी को और जेडीयू को मिला है। हाँ, जेडीयू में अति पिछड़ा, चूंकि नीतीश कुमार जी आते हैं तो वो भी एक वोट बैंक है जिसमें कांग्रेस चाहकर भी सेंध नहीं लगा पाई है। तो अपना अपना वोट बैंक सबने रिजर्व रखा है। थोड़ा बहुत जो मार्जिन बड़ा है, और जो प्रवासी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मजदूर पहुंचे हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। 3 से 4% लोगों ने इस बार एक्स्ट्रा वोटिंग की है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि टाइम इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा चुना कि छठ के बाद में लोग देखते हैं कि चलिए वोट डाल के जाते हैं, और ये लोकतंत्र का ऐसा पर्व है कि इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। वोटिंग परसेंटेज तभी बढ़ता है जब लोग उसमें रुचि लेते हैं। होनी भी चाहिए रुचि उसमें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके हाथ में ये पावर है सरकार बनाने की, तो उस चाबी को आप समझने की कोशिश करिए। और बिल्कुल सही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने में अगर ये सोच है कि चलिए वोट डाल के जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। चलते श्याम जी का रुख करना चाहेंगे। तो श्याम जी, अभी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार के परिणाम के बाद भी आपने कहा कि कसक है अभी भी बीजेपी के जहन में कि हम हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जैसे रविकांत कह रहे हैं कि अभी रिस्क नहीं लेगी बीजेपी, क्योंकि अभी चलने देगी, क्योंकि 2029 सामने दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट अगर मुख्यमंत्री नहीं तो इस बात का सब्र बीजेपी को करना चाहिए, या कर भी रही होगी कि चलिए हम सरकार में तो हैं वहां पे। कि आने वाले समय में बंगाल और उनका चुनाव होना है, तो उसके अनुरूप बीजेपी बड़ी सतर्कता के आधार पर निर्णय करेगी, बहुत जल्दबाजी में निर्णय करेगी। अब देखिए, छठ पर अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी किस पानी में नहाए थे आपको पता है। वो देखिए, वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो आपने देखा, उसका नजारा देखा कि भाई मैं तो देखो छठ में आपके साथ हूँ, और मैंने यमुना के बजाय पानी तो गंगा का ला करके पाइप से ला करके नहाए थे सब कुछ। तो देखिए, परिस्थितियां अनुरूप है। अब क्योंकि आने वाला चुनाव जिन राज्यों में होना है, वहां पर भाजपा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बिहार का निर्णय बड़े सोच समझ के करेगी, बहुत जल्दबाजी में। ये देखेगा, अगर ये लग रहा है कि बीजेपी इंडिविजुअल स्तर पर बहुत सारी चीजें, सीट अगर ठीक ठाक जीत के आ गई, नीतीश कुमार कम रह गए, तो फिर नीतीश कुमार कहीं भी जाएंगे तो सरकार बनाने में की स्थिति कैसी होगी। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह बड़े अलग राजनीतिक खेल खेलते हैं पूरे तरीके से, और अभी तक उन्होंने बीजेपी के लोगों का पत्ता भी नहीं खोला किसको क्या करेंगे। तो ये बहुत अलग तरह का चुनाव हुआ है, और ये चुनाव परिस्थितियों के वो तो 242 वाले को ध्यान में रख के हुआ है। तो ऐसी स्थिति में निर्णय बड़ा अटपटा होगा, अलग तरह का होगा, परिस्थितियों के अनुरूप भाजपा निर्णय करेगी। ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में कह देंगे, तो टाइम भी, क्योंकि राज्यपाल तो इन्हीं के लगाए हुए हैं। राज्यपाल तो आपने भी देखा कि लालू प्रसाद के पास भी जाते हैं, तो वो नीतीश कुमार के पास भी जाते हैं। तो अलग तरह के राज्यपाल हैं वो, और है भी विद्वान भी है, सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में ये तो बात है, एनडीए का साथ तो देंगे वो, बाकी को देंगे नहीं देंगे बात की अलग बात है। जी बिल्कुल, आप श्याम जी सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आज तो हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल, वहां की वोटिंग बढ़ना, कुछ कयास इन पे, लेकिन जब परिणाम आएगा तो मुझे लगता है कि बिहार के परिणाम काफी रोचक रहेंगे, और रोचकता के साथ साथ वहां की राजनीतिक परिस्थितियां भी बड़ी रोचक होंगी। जो कहा जाता है कि कहीं जो
आज अलायंस में दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई किसी को धोखा भी दे सकता है या कहीं विश्वासघात हो सकता है, लेकिन परिणाम के बाद की परिस्थितियां क्या बनेंगी उसी पे सब कुछ निर्भर करेगा। अगर मेजोरिटी में एनडीए आती है और नीतीश पूरी तरह से, जो मैं देख रहा था कि हाथ उठा के और अभिवादन जनता का स्वीकार कर रहे थे, कर भी रहे थे, अगर वो ट्रैक पे चले तब तो मुझे लगता है कोई खतरा नहीं है। इसी तरह से उधर की भी बात करूं, क्योंकि पहले मिस्टर सैनी है जो इधर स्वाद चख चुके हैं, अब की बार अलायंस के साथ में है, तो राजनीति में स्थायी विरोधी या दोस्त नहीं होते हैं, अवसरों के दोस्त होते हैं, अवसर पे ही विरोधी बन जाते हैं। खैर परिणाम आने दीजिए, उसके बाद में कि परिस्थितियां और रहेंगी, रोज इस पे बहस होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।